एक ही खास बात है इन हाथों की लकीरों में, ये धोखा जरूर देती है लेकिन रहती हाथों में ही है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वनकम, कैसा काय केड़ो हाल केम छो, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है लोकेश भारतीय और आपका स्वागत करता हूं भारतीय पॉडकास्ट की सीरीज फेलियर्स टू सक्सेस एंड बैक के एक नए एपिसोड। दोस्तों, ये हाथों की लकीरों का जो मैंने जिक्र किया, ये एपिसोड सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्यों कहा। पूरे एपिसोड में मेरे साथ बने रहिएगा। पिछले वाले एपिसोड के कंटिन्यूएशन में ही है ये स्टोरी। आपने पिछली मेरी एपिसोड को बहुत सराहा, पसंद किया, थैंक यू वेरी मच। वो थोड़ा इमोशनल थी, लेकिन ये वाला जो एपिसोड है ये कहीं ना कहीं उससे भी ज्यादा इमोशनल और टचिंग है। ये वो एपिसोड है जिसने ये डिसाइड कर दिया था कि मैं क्या बनूंगा। क्या बनूंगा मतलब डॉक्टर, इंजीनियर या इस टाइप की चीज नहीं, कि एज अ ह्यूमन बीइंग मैं क्या बनूंगा। एक इंसान का इवोल्यूशन कैसे होता है, एक इंसान सच्चा इंसान बनता कैसे है, एक इंसान एक वैल्यूएबल, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र थे या भगवान कृष्ण जो थे वो कृष्ण कैसे बने, या जो अर्जुन था कोई भी, वो वैसे बना कैसे। वो हालात, वो परिस्थितियां जो उनको वो बनाने में मजबूर कर देते। एक छोटा सा वाक्य बताऊंगा फिर स्टोरी स्टार्ट करता हूं कि रामचंद्र जी जो थे, जब लक्ष्मण उनके पास आया कि आप ऐसे कर दो वैसे कर दो, आप केकई, वो माँ कहने की बजाय केकई को ऐसे कर दो, और वो केकई माँ कहने के लायक नहीं है, और जो दशरथ है उनका मत करो, उनको हटा के आप खुद राजा बन जाओ। तो श्री रामचंद्र जी ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि मैं सूर्यवंशी हूं, सबसे बड़े प्रतापी राजा दशरथ का पुत्र हूं, लेकिन मुझे 14 वर्ष वनवास जाने का श्राप कह लो, आशीर्वाद कह लो, मुझे जाने का, अब मैं क्या बोलूं कि मुझे मौका मिला। कोई तो बात होगी ना, कोई तो ऐसी चीज होगी जिसके कारण मुझे 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ेगा। ये नियति है ना, मैं जान पाऊंगा कि मैं कौन हूं, इसीलिए मुझे 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ेगा। तो ये हालात परिस्थिति के बाद ही श्री रामचंद्र जी के बारे में मेरे को याद है, मैं रामायण मैंने देखी, आपने भी देखी होगी ऑफ कोर्स। उसके अंदर जब वो जाते हैं तब अलग सीन है, लेकिन जब वो आते हैं तो कौशल्या माता कहते हैं, अरे राम, लोग तो कहते हैं तू भगवान है रे, लेकिन मेरे लिए तो सिर्फ तू राम है। तो वो परिस्थितियां उनको भगवान श्री रामचंद्र का जो ख्याति मिली या मर्यादा पुरुषोत्तम मिली या जितनी भी ख्यातियां श्री रामचंद्र को मिली, वो क्यों मिली? वो उनके हालात और परिस्थितियों की वजह से जो उनके सामने आती गई, चाहे फेलियर्स हो, चाहे हार हो, चाहे वो उनकी जो धर्म पत्नी थी उनको कोई ले गया, उनका जो सबसे प्यारा भ्राता था लक्ष्मण वो मूर्छित हो गया, उस समय की जो करना थी या जो भी स्थितियां उनके सामने आई, वो दर दर भटके, उन्होंने उनको श्री राम बनाया। चाहे वो भगवान कृष्ण हो, उनको उनका खुद का मामा मारना चाहता था, लेकिन फिर भी वो कैसे गिरते पड़ते करते करते फिर उन्होंने वो महाभारत के युद्ध के अंदर उन्होंने जो गीता का उपदेश दिया। तो ये सब एक सीख है। ऐसे ही एक सीख इस एपिसोड में भी है। तो मैंने आपको बताया था कि पिछले एपिसोड में स्टार्ट करता, थोड़ा सा रिकैप बताता हूं कि हालात बिल्कुल पछता हो चुकी थी। मामा जी की डेथ के कारण मम्मी फुल डिप्रेशन में जा चुकी थी। मुझे याद है उनकी 16 या 18 गोलियां चलती थी, सुबह 6-7 गोली, फिर दोपहर में 3-4 गोली, ऐसे करके रात तक उनको गोलियां ही गोलियां चलती थी उनकी। वो बेसिकली जो साइकियाट्रिस्ट था उन्होंने बोला था कि उनके माइंड को शांत करना बहुत जरूरी है ताकि वो कुछ सोचे ना, वो ना सोचे, इसलिए उनको गोलियां देते थे। उनका दिमाग शांत रहे, वो एक्टिव रहे, उनका शरीर ऐसे हो जाए निढाल। क्यों? जैसे ही अगर एक्टिव मोड में आएंगे तभी वो दिमाग चलना शुरू हो जाएगा।
सोचना शुरू कर देंगे उसी चीज के बारे में। हाय मेरा भाई था, उसको मैंने ऐसे देखा, वो चला गया। तो हालात बिल्कुल खराब थे। तो उस जमाने में मेरे को याद है कि जैसे रिजल्ट वगैरह, जैसे मैंने आपको बताया कि रिजल्ट तो मुझे फोन पे पता चल गया था, लेकिन अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो पहले कैफे चलते थे, सिफी, सत्यम वालों के, या ये क्या कहते हैं, और जो प्राइवेट कैफे भी चलते थे, तो इंटरनेट का कनेक्शन लेके 3-4 कंप्यूटर रख लेते थे और ऐसे ऐसे करके, या फिर लोगों के पास जाके आप अपना रिजल्ट चेक कर लेते सीबीएसई की वेबसाइट पे। ऐसे नहीं कि आजकल के मोबाइल में आ जाता है, मैसेज पे भी पता चल जाता है, आपको बहुत जल्दी पता चल जाता है, हर कोई बता देता है आपको। पहले तो आपको वेबसाइट पर जाके लॉगिन वगैरह करके पूरा अपना रोल नंबर डालो और फिर आपका निकलेगा, फिर आप प्रिंट आउट निकाल लो। ये चलता था सब। अभी नहीं कि मोबाइल में पड़ा है, जब मर्जी प्रिंट आउट निकाल लिया, नहीं, कैफे में जाओ, वहां जाके प्रिंट आउट निकालो। तो वो सब पापा बोले चलो निकाल लेते हैं, तुम्हारा एडमिशन की बात होगी। तो पापा ने बोला था कि भाई तू सरकारी स्कूल में एडमिशन ले ले, प्राइवेट में कोई सीन नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं प्राइवेट में जाता तो मेरा स्कूल सुबह का होता। तो पापा ने बोला कि तुम सरकारी स्कूल में एडमिशन ले लो और मैं तुम्हें इवनिंग स्कूल में करा देता हूँ। अब इवनिंग स्कूल में क्यों कराया? क्योंकि पापा का स्कूल सुबह 7 बजे होता था, तो वो 6:45 के करीब अपना स्कूल चले जाते थे। उन्होंने घर बिल्कुल ऐसी लोकेशन पे लिया था कि स्कूल बिल्कुल पास है, कि अगर कोई इमरजेंसी हो तो तुरंत उनको बुला सकें। तो पापा ने वो कर दिया, मुझे करा दिया इवनिंग स्कूल में। सरकारी स्कूल तो आपको पता ही है, दिल्ली के सरकारी स्कूल, वो भी उस टाइम के था, वो फुल इंग्लिश मीडियम बॉयज स्कूल। उसके अंदर मेरा एडमिशन करा दिया। और मैंने पिछली बार आपको बताया कि पापा ने बोला कि माँ चाहिए या फिर तुझे ऐसा कुछ करना है। तो मैंने बोला नहीं, अब जैसा बोलोगे पापा जी वैसे होगा। आपने बोल दिया फाइनल। और वो क्यों बोला मैंने? क्योंकि मैंने पापा को उस 1 महीने में देखा कि उन्होंने डिप्रेशन से रिलेटेड, जो ऐसी सिचुएशंस के अंदर होते हैं, उनसे रिलेटेड पता नहीं 10-15 किताबें उन्होंने खरीदी, सब चाट मारी, पढ़ डाली सब। और वो खुद इस स्टेज पे हो गए थे, वो खुद गाइड कर सकते थे कि क्या करना है और क्या नहीं करना। उसमें पहली गाइडेंस थी, अपनी मम्मी को कोई भी टेंशन वाली बात नहीं देनी। दूसरी, उसकी नींद पूरी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये 2 चीज़ें मैंने अपने गांठ मान ली कि मम्मी की नींद पूरी होनी, कोई टेंशन नहीं होनी। अब मुझे कैसे पता चलता गया कि मम्मी को टेंशन होती है? जैसे मम्मी सुबह उठती थी तो क्या होता था, हम तो खाना वगैरह खा के जो से भी वो बनते थे, वो बर्तन वगैरह छोड़ देते थे। तो मेड वगैरह तो कोई थी नहीं। तो मम्मी सुबह उठ के उनको हाय अब ये है, वो उसके बाद फिर वो कर देते थे काम सारा अपना, लेकिन फिर वो निढाल हो जाते थे। फिर मुझे लगा कि उनकी एनर्जी सेव करनी पड़ेगी। तो मेरा, जैसे पापा ने प्लानिंग की थी पहले कि भाई तू 1:30 बजे जाएगा, और वो थी क्यों कि 12:30 जब पापा की छुट्टी होती थी, वो 1:45 तक घर आते थे, और फिर मैं 1-1:15 बजे मैं चला जाता। और इस मॉर्निंग टाइम का जो इम्पोर्टेंट काम था ना, वो मेरा था। इवनिंग का काम पापा का था, मॉर्निंग का काम मेरा था। तो होता ये था कि मैं मम्मी के उठने से पहले पूरे घर का झाड़ू पोछा, जितने भी अपने बर्तन वगैरह होते थे वो सब। तो मुझे खाना बनाना इतना नहीं आता था, थोड़ी एक दाल वगैरह बना लेता था, या बस इस टाइप की चीज़ मेरे को कोई आती थी। और मैं आटा वगैरह गूंद के रोटियां बना लेता था, वो मुझे आता था, मुझे आटा गूंदने का शौक था। तो मैं ये सब करके, मेरा जो भाई था वो थोड़ा दूर पड़ता था, 2-2.5, वो प्राइवेट स्कूल में ही था अपने, वो 2.5-3 किलोमीटर दूर होता था। तो मैं साइकिल पे, मम्मी सो रही होती थी, तो मैं उस टाइम सुबह तो बना नहीं पाता था इतनी जल्दी खाना, तो मैं फटाफट, मतलब हमारी टाइमिंग ऐसा होती थी कि जब पापा का लंच का टाइम होता था, उस टाइम मैं पापा को घर बुला लेता था कि पापा आप लंच कर लो, आप घर रुको, इतना मैं उसको खाना दे के आया। तो पापा लंच में आते थे, मैं फटाफट साइकिल पे उड़ता हुआ
फुल तेज साइकिल चला के उसके स्कूल में जाके उसका लंच देके वापस आता था। इतना पापा लंच करके चले जाते थे। और ये काम सब मैं मम्मी के उठने से पहले करता था, ताकि मम्मी जब सुबह उठे तो उनको कोई टेंशन ना हो। तब तक वो बर्तन बुर्तन जो भी होते थे खाने पीने के सब धो के ऐसे तैयार होकर बैठे। तो मम्मी का ये फेस चलता रहा, 18 गोलियां, 16 गोलियां, कभी बढ़ रही है कभी कम कर रही है। फिर मम्मी को एक फोबिया हो गया, मम्मी को फोबिया हो गया शॉपिंग करने का। मतलब मम्मी को ये लगा कि मेरे को घुमा के ला, मुझे घुमा के ला। मन अचाट हो जाता घर में, उनको लगा कि उनको कैद कर रहे हो तुम। क्यों? पापा 2-3 बजे तक जागते होते थे, मम्मी के सोने के भी 2 घंटे बाद तक, कि कभी अचानक से रात को उठे और इसका दिमाग घूम जाए, पता चला हम तो सोते हुए हैं और इन्होंने कुछ अपने साथ कुछ कर लिया, सुसाइड कर लिया तो, या ये घर से निकल गई तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे। तब ऐसे कैमरे नहीं होते थे कि कैमरा लगा दिया और आप चेक कर सकते हो। तो ये सारी सिचुएशन चलती है। उधर से मेरा छोटा भाई है, वो अपनी स्कूल के अंदर चल रहा है, उसको भी घर की टेंशन होती थी। वो काफ़ी इसमें थोड़ा होता, लेकिन उसको कोशिश करते थे कि उसको ज़्यादा इसका अफेक्ट ना पड़े। तो वो पढ़ता था, अपना आता था, उसको आराम से कमरे में बिठा के करते थे। और मैं अपना 1:30 बजे स्कूल चला जाता था। और स्कूल सरकारी स्कूल, तुम क्या सोचो। साइंस ली मैंने वहाँ पे। वहाँ जो टीचर थे, जैसे केमिस्ट्री का टीचर, फिजिक्स वाला टीचर था, उसको वो बहुत ब्रिलियंट टीचर थे फिजिक्स के, क्या बताऊँ। सरकारी टीचर सबसे ब्रिलियंट होते हैं, याद रखना। बहुत सारे मतलब जो ऐसे स्कूल्स के अंदर होते हैं, प्राइवेट में भी होते हैं, लेकिन वो बहुत ब्रिलियंट थे फिजिक्स के टीचर। उनको मुँह जुबानी आती, वो कभी किताब नहीं उठाई उन्होंने यार। उठाते थे धड़ 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 लिखते चले जाते थे, समझाते चले जाते। हाँ वो बात है कि हमें समझ नहीं आता था। केमिस्ट्री वाले सर, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और फिर वो पढ़ाते पढ़ाते सो जाते थे। मतलब ऐसे बेंच पर हाथ रखा, किताब खोली हुई है, सो जाते थे। और हम क्या करते थे, मेरे दोस्त क्या करते थे, वो केमिस्ट्री की बुक में चाचा चौधरी, कमांडो थ्रू, डोगा, नागराज, ये सब पढ़ते थे। तो जैसी संगत वैसी रंगत। अब मैं भी उनके साथ क्यों, मैं तो घर से तो मैं घूम ही रहा था। घर में सिचुएशन क्या होती थी, उधर मम्मी सुबह सुबह काम करके आया तो मैं तो ऐसा होता था सुबह थोड़ा, उसके बाद धीरे धीरे काम कुम करके स्कूल के अंदर जाके जैसा होता था, थोड़ा रिलैक्शन मेरा टाइम हुआ है। लंच वगैरह में कुछ लेके नहीं जाता था, तो लंच के टाइम में बाहर छोले कुलचे या वो जो ऐसे मशीन से प्रेस करने वाली वो सोडा वाली, वो सब पी के अपना पेट भर लेते थे। मेरे ख्याल से मैंने लगातार 1.5-2 साल यही किया। और मुझे याद है कि क्योंकि पापा ने घर ऐसा लिया था कि कम पैसे थे लेकिन ज़्यादा का ले लिया, तो उसकी भी किस्तें वगैरह चलती थी। तो मैं उसी से अपना लगभग पूरे दिन का मेरा खाना वो होता था, दोपहर जब तो मैं घर नहीं आता था, ताकि अपने थोड़ा वो हो। और उसको करने के बाद घर में आके जो भी होता था उसके अंदर थोड़ा बहुत करके, ताकि वो उसमें मैं बिल्कुल पतला हो गया था, बिल्कुल पतला, ऐसा हड्डियां दिखने लग जाती थी मेरी। तो साथ के साथ मैंने एक स्कूल ड्रेस ली थी, मतलब 2 स्कूल ड्रेस ली थी, और वो मेरी 12th तक चली वहाँ स्कूल में। वो फट गई, घिस गई, जैसे मर्जी भी हो गई, लेकिन मैं उसी से काम चलाता। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे नया चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो जाए, अगर आपके बाप परेशानी में है ना, तो आप उसको दुखी मत करो। ये इतनी समझ थी मुझे कि मेरे पापा यार बहुत मेहनत कर रहे हैं, सुबह जाते हैं आते हैं, शाम तक रात तक जाते हैं, तो मेरा कोई फ़र्ज बनता है। तो मैं अपना फ़र्ज ये निभाता था कि सुबह उठने से पहले ये सारे काम कर दिए, और बाद में जाने के बाद जो काम होता था, और स्कूल में जाके बस एक चीज़ मैं नहीं कर पाया अच्छे से, वो थी मेरी पढ़ाई। था तो इंजीनियरिंग की तैयारी करने का बच्चा, लेकिन पढ़ाई के मामले में थोड़ा सा वो रह गया। स्कूल में जो पढ़ाई होती थी वो मैंने आपको बताया कैसे थे टीचर्स, तो घर में आकर पढ़ने का टाइम नहीं मिलता था। जो बचा कुचा टाइम था वो स्कूल में मिलता था। एक चीज अच्छी हुई थी, वो थी कंप्यूटर।
कंप्यूटर का उस टाइम राइज था, और उस स्कूल के अंदर एक बहुत ही डेडिकेटेड, साफ सुथरी, एयर कंडीशन, लगभग 15 कंप्यूटर्स की, 15 to 20 कंप्यूटर्स की एक लैब थी, जो एनआईटी है ना, NIIT वाला, वो NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं, NIIT, उसके साथ टाइप था गवर्नमेंट का, जिसके कारण सरकारी स्कूलों के अंदर भी कंप्यूटर शिक्षा होती थी। तो वहाँ NIT की भी छोटी छोटी बुक्स मिलती थी, और मेन था C++ वहाँ पे। उसमें मुझे बहुत मजा आता था। मुझे जितना कंप्यूटर जो मैंने उसके अंदर सीखा कि कंप्यूटर एक चीज़ ऐसी है कि अगर जैसे बच्चे कंप्यूटर के में घबरा जाते कि कंप्यूटर को अगर किसी को सीखना है ना, तो याद रखना जो आप सोच रहे हो वही कंप्यूटर कर रहा है। वो चीज़ मैंने गट्टे बांध ली। वो टीचर भी अच्छे थे, मुझे याद है मुझे फुल मार्क्स मिले थे इंटरनल में, 12th में वहाँ। तो ये सिचुएशन हुई, कंप्यूटर के अंदर मेरा इंटरेस्ट बना, जिसके कारण मैं स्कूल रेगुलर बेसिस पे जाता था कि कंप्यूटर की लैब मेरी मिस नहीं होनी चाहिए। बायो में मुझे घबराहट होती थी, जबकि पापा चाहते थे कि मैं बायो वगैरह ले लूँ, क्योंकि मेरे ताऊ जी डॉक्टर थे, तो वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ। लेकिन मेरे को तो कंप्यूटर इंजीनियर बनना था। मैं किसी को वो चूहे वगैरह को, बाद में मेरे दोस्त पता चलते थे, किसी चूहे को मगर कहाँ ढूंढ रहे यार, कहीं पता है चूहे मिल जाए। मगर कभी मेरे घर पे तो नहीं कहते, मैं अनाज मंडी जा रहे हैं, वहाँ से चूहे पकड़ के लाएंगे। मगर किस काम के लिए? कहते वो काट के देखना है। तो मैंने कंप्यूटर साइंस ली, ठीक था। अब +1 का पहला एग्जाम हो गया, फाइनल एग्जाम हुए। अब पापा ने गुगली फेंक दी। पापा ने क्या गुगली फेंकी कि पापा ने कहा कि तू बेटा फेल हो रहा है। बोला पापा मैं तो पास हो जाऊंगा आराम से, फेल क्यों होना है मुझे, मैं निकल जाऊंगा आराम से। ना ना ना, क्यों, क्या होता था, वो 5-6 गवर्नमेंट स्कूल ना इकट्ठे थे, तो हमारे जो +1 के भी स्कूल पेपर थे वो स्कूल में नहीं चेक होते थे, वो दूसरे स्कूल में आते थे चेक होने के लिए। तो पापा का स्कूल कोएड था, मॉर्निंग का था, वो भी उसके अंदर भी साइंस थी, तो वो वहाँ के टीचर्स चेक करते थे पेपर। तो पापा को पता चला कि भाई नंबर 1 के मतलब मेरे स्कूल के वहाँ पे पेपर गए हैं, उनको पता ही चल जाता है, सीनियर मोस्ट थे काफ़ी। तो उन्होंने मुझे +1 में फेल करा दिया। मतलब 10th में, आपने अगर पहला एपिसोड सुना होगा तो 10th के अंदर तो मैं बिना पेपर दिए फेल हो गया। +1 के अंदर मैं पेपर देने के बाद भी फेल हो गया, मुझे खुद पापा ने फेल करा दिया। वो बोले कि अगर ये 50%, 60% लेके अगर तू +2 में चला भी गया तो करेगा क्या। बात सिर्फ नंबर की नहीं थी, नंबर को वो तवज्जो नहीं देते थे, जबकि खुद वो हिंदी के टीचर थे, और हिंदी के टीचर में मेरे को नहीं लगता कोई उन जैसा कोई टीचर रहा होगा, बड़ा ही बात नहीं कर रहा हूँ। उनके हिंदी में बच्चों के 100 में से 100 आते थे, 90 से नीचे की भी किसी के आते ही नहीं थे, 95 से तो बहुत ही ज़्यादा आते थे हिंदी के अंदर। सोचो, क्योंकि वो जब पेपर चेक करते होते थे ना उससे पहले 10th में, लाल 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 ऐसे करते थे। तो मेरे लिए तो वो एक आइडल थे। तो उन्होंने एक बार तो मैंने सोचा, मगर पापा ऐसा करो मेरा 1 साल और बर्बाद हो जाएगा। कहते होने दे, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, तू बस दोबारा मेहनत कर और अच्छे से करियो, नॉलेज बढ़ा अपना। क्योंकि वो कहते थे कि इंजीनियरिंग का जब पेपर देने बैठेगा ना, चाहे IIT का या किसी भी चीज़ का, तो BI ही होता था, तो पेपर नॉलेज होगा तो कुछ कर पाएगा। और ये मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ, सारे बच्चों को बोलना चाहता हूँ कि नंबरों के पीछे मत भागना। हालांकि मुझे नंबरों के कारण ही मेरे पापा ने कहा था कि होगा, क्योंकि वो कहते हैं कि तेरा नॉलेज नहीं है, तो पास तो हो जाएगा लेकिन नॉलेज कहाँ है। एक एक कंसेप्ट का क्लियर करना, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, क्योंकि जिसके कंसेप्ट क्लियर है, याद रखना, जिसके कंसेप्ट क्लियर है उसके लिए उसका एग्जाम कोई भी हो, मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, साइंस हो, कुछ भी हो, वो उसके लिए चुटकियों का काम, क्योंकि उसको कंसेप्ट क्लियर है। क्वेश्चन जो मर्जी दे दो उसको, आप लैंग्वेज चेंज कर दो, सबसे डिफिकल्ट इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लिख दो आप, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, समझ में आएगा कि इसमें करना क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है कि कैसे सोल्व करनी है, आपको पता है कि पुली का क्वेश्चन है ये, तो मुझे इसको कैसे सोल्व करना है। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ना तो सब कुछ क्लियर है। लेकिन मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, इसलिए पापा ने बोला था
कि बेटा तू दोबारा कर। तो मेरे 2 साल ऐसे ही बर्बाद हो गए, मतलब 2 क्लास करने में 4 साल लग गए मुझे, समझ रहे हो। इसके बाद +2 में हो गया, नेक्स्ट ईयर के बाद +2 में किसी तरीके से आराम से मतलब हो गए, और फिर +2 के एग्जाम की तैयारी शुरू हो गई, आराम से चल रहा था। लेकिन जो मम्मी थी ना, मम्मी की हालत दर बदर खराब होती जा रही थी। उसके लिए मैं कई बार मम्मी की नींद के लिए, तो मुझे याद है कि मेरे खुद के दादी जी भी आते थे ना, वो बुजुर्ग आते थे हालचाल पूछने के लिए, तो मैं उनको भी कहता था, मैं कहता दादी आप जाओ, मैं रिक्शा में उनको दोबारा छोड़ाता था घर, अपने चाचाओं के घर, कि कोई मत घुसो, कोई चाचा कोई नहीं चाहिए मुझे। गली के अंदर कोई फेरी वाला आता था ना, सबको बोल दिया था तुझे बेचना है घर पे घंटी बजा, सबको दे, लेकिन अगर तूने इस आवाज में रुक्का मारा सब्जी ले लो, तो भाई तेरी सब्जी गई। तो ये सब सिचुएशंस के बाद +2 के अंदर चल रहा था, ये बात है जनवरी फरवरी की। उस टाइम मैं मार्शल आर्ट्स भी सीख रहा था, मुझे याद है। मार्शल आर्ट का किस्सा अगली बार सुनाऊंगा आपको। तो उस दौरान मेरा एक दोस्त है अनुराग। अब ये हाथों की लकीरें वाली मैंने बात की ना, अब सुनना ध्यान से। क्यों हाथों की लकीरें धोखा जरूर देती हैं लेकिन साथ नहीं छोड़ती, क्योंकि वो चलेंगी जरूर, वो हैं वो आपको धोखा दे देंगी लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ेंगी, हमेशा साथ रहेंगी। अब कैसे? मैं कोस रहा था ना, नहीं कोसा तो नहीं मैंने, लेकिन आप जरूर सोच रहे होंगे हाय वो टीचर्स के कारण इसको 10th दोबारा करनी पड़ी, इसको दोबारा करनी पड़ी 10th। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, वो दोबारा 10th करना नियति में लिखा था, वो नोटेड था, वो जरूरी था मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए। भगवान ने सिचुएशन, क्योंकि पता था कि जब मैं दूसरी बार ये क्या कहते हैं मेरे 10th के अंदर, इधर क्या कहते हैं 10th के अंदर मामा जी की डेथ हो जाएगी मेरे रिजल्ट के आने तक, वो भगवान को पहले से पता था। तो उन्होंने मुझे स्कूल में डाला, स्कूल के अंदर में दोबारा 10th करवाई मुझे। तो तब मेरा एक दोस्त बना था अनुराग, उसका नाम भी सेव है अनुराग ओल्डेस्ट के नाम से, सबसे पुराने दोस्तों में से है मेरे। मैं उसके घर गया हुआ था, उसके भाई की शॉप थी, उस टाइम कैसेट वगैरह चलती थी, गिफ्ट आइटम्स बहुत चलते थे, हर चीज वगैरह वाले इस टाइप के कार्ड वगैरह। तो वहां पर एक कुछ हो रहा था, कुछ ऐसा हो रहा था कि बस क्या बताऊं। और उस चीज ने दिशा ही बदल दी हर चीज की। वो एक ऐसा शख्स था जो सबके लिए ऐसे ही करता है जो उसने मेरे लिए किया, जो मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा कि वो इंसान मेरी जिंदगी में ऐसे आया ना, वो गाना है ना कि तुम जो आए जिंदगी में तो बात बन गई, तो बस वो जो आए मेरी जिंदगी में तो मेरी बात बन गई। वो शख्स कौन है वो मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। क्या ऐसा हुआ, क्या वो घटनाक्रम हुआ जिसके कारण घर की ही दिशा बदल गई, सब कुछ अच्छा होने लगा। मैं 12th में फेल हो गया, 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो गया। पापा ने बोला सप्ली नहीं भरनी, सप्ली भर के मैं हो सकता था निकल जाता, सप्लीमेंट्री होती है सप्ली कि भाई तू रीअपियर कर सकते हैं, या कंपार्टमेंट बोलते थे। तो उन्होंने बोला कहता नहीं भरना नहीं। मेरे मैथ में अच्छे थे, इंग्लिश में अच्छे थे, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में कम थे, जिसके अंदर होने थे, कंप्यूटर में भी पूरे थे, लगभग अच्छे थे। तो उन्होंने बोला कि नहीं री नहीं करनी, दोबारा पेपर पे दोबारा तैयारी कर। तो यहां पर अपनी वाणी को मैं विराम दे रहा हूं। मैं आपको बताऊंगा कि कौन वो ऐसी चीज थी और क्यों वो जरूरी है आपकी जिंदगी में भी। कनेक्ट कर पाओगे आप ऐसे बिल्कुल। और अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हो अभी तक मेरे सारे एपिसोड में सुनने के, अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हो तो थैंक यू यहाँ तक आने के लिए, पहुंचने के लिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाए तुरंत और आप देख लो उसको।
क्योंकि मैं प्रीमियर करता हूँ ये 8:07 पे हर मंगलवार को एक नया एपिसोड आ जाता है। और शेयर कीजिए जिसके साथ भी आपको लगता है कि भाई तू हतोत्साहित मत हो, तो ये सुन, सिचुएशन ऐसी भी आ जाती है, जब ये उभर सकते हैं, ये आगे बढ़ सकते हैं, तो तुम भी बढ़ सकते हो। हालात जैसे मर्जी हो, हालात को कोसने से कुछ नहीं होगा, हालात के सामने डटकर खड़े होने से होगा। फेलियर्स आएंगे, फेलियर्स आते रहेंगे, आपको गिराते रहेंगे। आप ये लगाओ कि कोई फेलियर्स को एक गन में रखी गोली की समय समझो, वो गोलियां वो आपकी टांगों पे लगेंगी और आप ऐसे करके लटखड़ाओगे, लेकिन आप उनको ठीक करके हील होकर फिर दोबारा करोगे और आगे बढ़ते रहोगे। फेलियर्स को पता कैसे उड़ाना है? जैसे बॉर्डर में सुनील शेट्टी ने उड़ाया था, जय मां भवानी, वो एंटी टैंक माइन को लेके उसके आगे बढ़कर उसी के अनुसार उसको उड़ा दिया। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले एपिसोड में आपको मिलता हूँ। जो पहली बार आए हैं थैंक यू, जो दोबारा सुन रहे हैं थैंक यू वेरी वेरी मच। सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करवाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, देखिए पूरा एपिसोड, कहीं से भी स्किप करने की आपको जरूरत नहीं है, आप पूरा कनेक्टेड रहेंगे। अब शुभ रात्रि, शब्बा खैर। अपने माँ बाप का ध्यान रखिए, उनके साथ बातें कीजिए, क्योंकि जो माँ बाप से बात करता है वो समझ लो सीधा भगवान से बात करता है। अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठिए, दादा दादी नाना नानी, जो मिलता है पकड़ो उसको, उनको बोलो मुझे कुछ शिक्षा दो ऐसी जो आपने सीखा है अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से। आजकल यूट्यूब पे वो वीडियो शॉर्ट्स इंस्टाग्राम पे भी चलती है, किसी मेरे बुजुर्गों को कि आप अपने 20 साल वाले बंदे को क्या शिक्षा दोगे, तो ऐसे करके उनसे क्वेश्चन पूछो, ऐसी शिक्षा दे जाएंगे कि बस जिंदगी बदल जाएगी। तो अपना ध्यान रखिए। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।